दोस्तों, एक बार फिर हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणामों ने पूरे देश के न केवल सभी प्रमुख एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल को बुरी तरह से झुठला दिया, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरानी में डाल दिया। मजे की बात तो यह है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही हरियाणा में सत्ता में वापसी की उम्मीदों को लेकर गदगद नहीं थी, बल्कि स्वयं भाजपा को भी यह एहसास था कि अब की आंदोलन, अग्निवीर योजना, पहलवान जैसे ज्वलंत मुद्दे उठने के बाद राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इनके अलावा भाजपा को 10 वर्ष की सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी संभावना के तहत भाजपा ने लगभग 35% वर्तमान विधायकों के टिकट भी काट दिए। टिकट कटने वालों में कई मंत्री भी शामिल थे। इस कवायद के बावजूद 12 में से 9 मंत्री चुनाव में पराजित हो गए। हद तो यह हो गई कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डिप्टी सीएम स्पीकर यानी रणबीर सिंह गंगवा की सीटों को भी बदल दिया गया। इन सब के बावजूद नायब सिंह सैनी और अनिल विज जैसे नेताओं को कभी मामूली मतों से ही जीत दर्ज हुई। ये लोग बहुत मामूली मतों से जीते। राज्य में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर 5000 से भी कम है। उस उत्साह के लिहाज से भाजपा का खुश होना जायज़ है, लेकिन आगे महाराष्ट्र, झारखंड सहित 6 राज्यों की 28 सीटें, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पंजाब की 4, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके बाद नए साल में दिल्ली, बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपनी ताकत का एहसास तो है। यही चुनौती इंडिया गठबंधन और एनडीए को भी है, क्योंकि तब तक भाजपा में हरियाणा का मरहम तो कांग्रेस में हार के गम का असर कम हो जाएगा। यकीनन देश की राजनीति बेहद रोचक दौर में है, रोचक मोड़ पर है। ले देकर अनूठा हरियाणा मिजाज देश में नई राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। हरियाणा के नतीजों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषित लक्ष्य नहीं हासिल कर पाने के घाव पर मरहम का काम जरूर किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव में चुनौतियां घट जाएंगी। वहाँ तो चुनौतियां और ज़बरदस्त है। भले ही हरियाणा में हार से कांग्रेस कमज़ोर होगी और संभव है कि गठबंधन में चुनौती भी बढ़ेगी, लेकिन संगठन को लेकर पार्टी और गठबंधन कितना चेतेंगे यही देखने लायक होगा। इसकी शुरुआत हरियाणा से करके शायद कांग्रेस कोई बड़ा संदेश दे दे। 8 अक्टूबर को जब सुबह मतगणना शुरू हुई, उस समय एग्जिट पोल द्वारा घोषित पूर्वानुमानों के अनुरूप ही कांग्रेस की भारी जीत के रुझान सामने आने लगे। बताया गया कि बैलेट पेपर की गिनती में तो कांग्रेस तेजी से आगे जा रही थी, परंतु जैसे ही ईवीएम के मतों की गिनती शुरू हुई, आंकड़ों ने उसी तेजी से करवट लेना भी शुरू कर दिया। स्विंग हो रहा था। उसी समय पूरे देश की सोशल मीडिया पर यह संदेह जाहिर किया जाने लगा, क्या भाजपा द्वारा फिर कोई खेल किया गया है? और शाम होते होते भाजपा राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 38 पर जीत दर्ज करने और जरूरी बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई, जबकि एग्जिट पोल के अनुसार 50 से 65 सीटें कांग्रेस को दे रही थी और 37 सीटों पर भाजपा को ही संतोष होना पड़ रहा था। ये एग्जिट पोल कह रहा था, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। इन चुनावों ने निश्चित रूप से सभी को हैरान इसलिए भी कर दिया क्योंकि राज्य से भाजपा की हरियाणा में सत्ता से विदाई की रिपोर्ट्स
केवल मीडिया आधारित नहीं थी, बल्कि स्वयं अनेक सरकारी एजेंसियों ने भी यही फीडबैक सरकार को दिया था। इसलिए भाजपा के पक्ष में आए इन अप्रत्याशित परिणामों को लेकर संदेह पैदा होना तो लाजमी ही है। और इस तरह निशाने पर एक बार फिर भाजपा आ गई और उसके साथ साथ ईवीएम भी आ गया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि हरियाणा में तो कई जगह ईवीएम को हैक कर लिया गया। यह सवाल भी उठा कि अनेक ईवीएम इंडिकेटर में बैटरी की मात्रा मात्र 90 और 95 तक दिखा रही थी, जबकि मतदान के अंतिम समय में प्रायः ईवीएम की बैटरी चार्जिंग की मात्रा 60 से 70 के बीच या इससे भी कम हो जाती है। कांग्रेस का आरोप है कि जहां ईवीएम में बैटरी कम थी उसमें प्रायः कांग्रेस को बढ़त मिली है। इस आरोप का सीधा अर्थ था कि ईवीएम को बदल दिया गया। यही कांग्रेस ने गेम खेला, चुनाव आयोग को गुमराह किया। कांग्रेस द्वारा 20 सीटों पर इस तरह की गड़बड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ने 17 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के समय मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, उस समय केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि के स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला जैसे दिग्गज नेता जो बड़े नेताओं में शुमार हैं ईवीएम का मुद्दा उठाया था। उस समय भी ईवीएम को लेकर खूब हाय तौबा मची। यदि उनकी सरकार आएगी तो ईवीएम को खत्म कर देंगे, हटा देंगे, ये सब बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग, उसके सहयोगी लोग। सवाल यह है कि आज हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव परिणाम आए हैं और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि हरियाणा में भाजपा को जीत मिली। ऐसे में यदि कांग्रेस के नेता हरियाणा में ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर त्रुटियां निकाल रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा परिणामों से क्या वे सहमत हैं? पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उस समय भी किसी ने ईवीएम पर इतना ज़्यादा दोष नहीं मढ़ा, सब चुप थे, सब साइलेंट थे। मोदी जी को बोलने लगा कि यह चुनाव से कम से कम ईवीएम तो बच गया। कर्नाटक में जीते तो भी ईवीएम ठीक था। इन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों के नेता ईवीएम को ही गलत बताते हैं। फिर आखिर अब पूरे विपक्ष ने मिलकर ईवीएम के विरुद्ध संयुक्त रूप से कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? जब ईवीएम खराब है, सब कुछ खराब है तो आंदोलन करना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे ईवीएम विरोधी आंदोलन को भी किसी राजनीतिक दल ने खुलकर साथ नहीं दिया। इसका मतलब ईवीएम सही है। यदि वास्तव में ईवीएम निष्पक्ष चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखती है तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए घातक है। सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन जहां हार जाओ केवल वही विरोध करो, ये तो बहुत ही घृणित मानसिकता है। यहाँ तक कि यदि सत्ता पक्ष के भी कई वरिष्ठ नेता, तकनीकी एक्सपर्ट और पूरा विपक्ष ईवीएम से चुनाव नहीं चाहता तो इसके द्वारा होने वाले चुनाव का बहिष्कार तक किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने नहीं बहिष्कार किया। क्योंकि सच तो यह है कि ईवीएम पर शुरुआती संदेह की उंगली तो भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा उठाई गई थी। वैसे भी इसकी संदिग्धता को लेकर इसलिए भी सवाल उठते रहते हैं। आखिर दुनिया के अनेक आधुनिक देशों ने इसका प्रचलन अपने देशों में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसे में ईवीएम से हम कम समय में ही चुनाव
समाप्त कर सकते हैं। आधुनिक होने के बावजूद इन देशों में आज भी चुनाव बैलेट पेपर से ही क्यों क्यों कराए जाते हैं? उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ ज़्यादा है, इसलिए ईवीएम के द्वारा हम जल्दी और स्पष्ट और पारदर्शी चुनाव आसानी से करा सकते हैं। इसलिए भारत देश में ईवीएम जरूरी है। बहरहाल, अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो उन्हें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए, पूरे देश में रैली निकालना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ न्यायालय में भी जाना चाहिए। चारों तरफ से ईवीएम को ख़त्म करने के लिए उन्हें आंदोलन चलाना चाहिए। लेकिन जहां हार जाइए वहां ठीकरा चुनाव आयोग के सर फोड़ दीजिए, यह गलत बात है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।